हम लोग कर रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर, जिसमें खास कुछ पढ़ा नहीं था, बस बैलेंसिंग सीखे थे। ठीक है, बैलेंसिंग के अलावा कुछ भी नहीं सीखे। बैलेंसिंग में भी सबको आता ही है बैलेंसिंग। हम लोग बस एक एक्स्ट्रा मेथड सीखे थे, अलजेब्रिक मेथड, ये सीखे थे। और ये अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से एक बार रिपीट होगा बाद में, ठीक है। अभी अप्रैल में आने दो, उसके बाद फिर से रिपीट करेंगे इस सब चीज़ को। अभी आगे सुनो। पहले हमको बताओ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर जानने से पहले हमको ये बताओ कि चेंज कितने तरह का होता है। चेंज दो तरह का, क्या क्या? एक फिजिकल चेंज होता था और एक केमिकल चेंज होता था। केमिकल चेंज किसको बोलते थे? फिजिकल चेंज। और किसको बोलते थे? केमिकल चेंज। कोई भी अगर मटेरियल का बात करते हैं तो उसका एक कॉम्पोजिशन होता है। कॉम्पोजिशन मतलब वो किससे बना हुआ है। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, ये किससे बना हुआ है? तो कुछ कुछ कंपाउंड से बना हुआ होगा, कंपोजिशन होगा कुछ इसका। वैसे ही जैसे मान लो कोई वाटर ही ले लिया हम, वाटर किससे बना हुआ है? तो हाइड्रोजन से बना हुआ है और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, ये है उसका कंपोजिशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर कंपोजिशन में कुछ भी करने के बाद अगर कंपोजिशन में बदलाव आ जाता है, कंपोजिशन में कुछ छेड़छाड़ हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि केमिकल चेंज हुआ है। बात समझ में आया? मतलब इफ़ देर इज़ एनी चेंज, इफ़ देर इज़ एनी चेंज इन द composition ऑफ अ मटेरियल, तो उसको क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। क्या केमिकल चेंज में फिजिकल चेंज हो सकता है? क्या केमिकल चेंज में फिजिकल चेंज हो सकता है? हाँ, होगा। तो अगर कोई भी चीज़ को देखना है कि केमिकल चेंज हुआ है कि फिजिकल चेंज हुआ है, अगर कभी भी देखना है तो पहले चेक करो क्या कि शेप चेंज हुआ है कि नहीं, कि सब चेंज हुआ कि नहीं, मत देखना। पहले क्या देखो, केमिकल कॉम्पोजिशन में बदलाव आया है कि नहीं। अगर आया है तो किस कैटेगरी में डाल देना? केमिकल चेंज। अगर ये केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज हुआ ही नहीं, तब देखो कि और कुछ चेंज हुआ है क्या, शेप में चेंज हुआ है क्या, कलर में चेंज हुआ है क्या। इस तरह से समझेंगे तब पता करेंगे अच्छा ये फिजिकल चेंज था। मतलब देखने का तरीका ऐसा नहीं होगा कि शेप चेंज हो गया तो बोलेंगे अच्छा फिजिकल चेंज होगा, फिर बाद में देखेंगे केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ कि नहीं। ये गलत तरीका है। पहला ही कंडीशन क्या होना चाहिए कि चेंज इन कंपोजिशन हो रहा है कि नहीं। जैसे कि एक मोमबत्ती को हम लोग जला रहे घर पे, वो क्या है? केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है? पहले क्या है, किसी को एक कैटेगरी में डालना है, क्या बोलना पड़ेगा? उसको केमिकल बोलना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर देखोगे ऐसे नॉर्मली देखोगे तो पहले अगर सिर्फ वो देखने लग जाओगे, शेप साइज ये सब देखने लग जाओगे, तो उसको डायरेक्टली क्या बोलने का मन करेगा? फिजिकल चेंज। बट फर्स्ट क्वेश्चन जब भी कोई चेंज के बारे में पूछे कि कौन सा चेंज है बताओ, तो फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है। तो देख रहे हैं कि हाँ, जब वैक्स पिघल रहा है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, तो वो केमिकल चेंज में आ जाता है। ठीक है, कोई एक कैटेगरी में ही रखने बोले तो किस में रखेंगे? केमिकल चेंज में ही रखेंगे। अब केमिकल चेंज उसमें हो रहा है, इस वजह से फिजिकल में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो फिजिकल चेंजेस भी बोल सकते हैं उसको, इसलिए वो दोनों हैं। ये बात समझ में आया? बट फर्स्ट अगर एक चीज़ बोला जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? केमिकल चेंज को। बात समझ में आ गया क्या? अच्छा, जैसे हम पानी ले लिए, पानी गैस में चढ़ा दिए, पानी अब बॉयल हो के वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे पानी घट जा रहा है, तो वो फिजिकल चेंज होगा कि केमिकल चेंज होगा? केमिकल होगा क्या? पक्का? नहीं होगा, फिजिकल चेंज होगा। क्या केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज हो रहा है? क्या अभी ये पानी है, H2O था, जब ये वेपर में बदला तो क्या ये O2 बन गया? क्या ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया? नहीं ना, अभी भी क्या है? वाटर वेपर है। वाटर वेपर है ना, ये वेपर जो दिख रहा है, धुआं जो दिख रहा है, ये वाटर ही है, स्टीम फॉर्म में है। इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? इसका देखा गया, केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या देखा गया? इसमें अभी भी H2O ही है। ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर इसका केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं हुआ, खाली किस में चेंज हुआ? स्टेट में चेंज हुआ। पहले ये लिक्विड में था, अभी ये गैसियस स्टेट में चला गया विथ सेम केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन सेम ही है, बट उसका क्या चेंज हुआ है? बस स्टेट चेंज हुआ है। तो किस किस चेंज में आएगा वो? फिजिकल चेंज में आएगा। बात समझ में आ गया? एक लकड़ी ले लिए बड़ा सा, उसको हम बीच से काट दिए, दो लकड़ी हो गया। अब बताओ ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? फिजिकल। ये तो साफ साफ पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये बड़ा जो लकड़ी था, वुड था, उसका जो भी केमिकल कंपोजिशन था
उसको काटने के बाद जो दो टुकड़ा बना वो क्या अलग अलग केमिकल कंपोजिशन का हो गया? नहीं, सेम केमिकल कंपोजिशन अभी भी। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें खाली क्या चेंज हुआ? साइज में बदलाव आया, तो इसलिए क्या बन गया? ये फिजिकल चेंज। मतलब पहले क्या देख रहे हैं हम कि साइज बदल गया, फिजिकल चेंज, ऐसा नहीं बोलना है। काटने के बाद क्या इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हुआ तो केमिकल में डालते, नहीं हुआ, आंसर नो आया, तब देखेंगे कि शेप से साइज कोई भी चीज़ में बदलाव आया क्या एक्स्ट्रा, तब देख रहे हैं हाँ हाँ साइज में बदलाव आया है, तब फिजिकल में डालें। यहाँ पे हाँ पहले तो देखें केमिकल कंपोजिशन में बदलाव नहीं आया, जैसे ही नहीं आया तो डायरेक्टली मत बोलो कि जब तक केमिकल नहीं होगा तो फिजिकल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो केमिकल नहीं होगा वो फिजिकल ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। केमिकल नहीं हुआ, नो हो गया यहाँ से, अब फिर चेक करो क्या इसमें कुछ शेप का चेंज हुआ? नहीं, शेप का चेंज तो नहीं हुआ। क्या इसमें स्टेट का चेंज हुआ? हाँ, स्टेट का चेंज हुआ, तब आसमान इसमें आएगा। क्या कलर में चेंज आया? क्या किसी चीज़ में चेंज आया? क्या साइज में चेंज आया? कुछ भी हुआ तब फिजिकल में जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो ऑर्डर बता रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर वर्ड कि क्वेश्चन राइज क्या होगा कि केमिकल में चेंजेस में, केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव आया है कि नहीं। अगर आया है तो डायरेक्टली किस में डाल दो बिना कोई डाउट किए? केमिकल चेंजेस में। ठीक है, क्लास 10 में तो दोनों वगैरह वो नहीं बोलेंगे, सिर्फ केमिकल बोल देंगे, हो गया खत्म। ठीक है, अगर इसमें से नो आंसर आया तो फिर फर्दर क्वेश्चन अराइज होगा कि क्या शेप में चेंज हुआ, क्या साइज में चेंज हुआ, क्या तुम्हारा इसमें स्टेट में चेंज हुआ। अगर इसमें से 3-4 में से कुछ हुआ तो फिर से किस में डालेंगे? फिजिकल में डालेंगे। समझ आएगा? तो फिजिकल चेंज क्या होता है? इफ देर इज नो चेंज इन, ये लिखना पहले जरूरी है, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, बट देर इज चेंजेस इन शेप, साइज, स्टेट, etc, देन इट इज नोन एज फिजिकल चेंज। बात समझ में आया क्या? पहले चीज ये लिखो, मेल्टिंग ऑफ आइस। सोच के बोलो क्या? सोच, आराम से सोचो, जो जो प्रोसेस बताया प्रोसेस के हिसाब से सोचो। जो पहले पढ़े थे उसके हिसाब से मत बताओ, उसके हिसाब से बताओगे तो गलत हो जाएगा। फिजिकल चेंज, पहला क्वेश्चन क्या राइज हुआ कि हाँ केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है कि नहीं। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस पिघल रहा है। आइस था सॉलिड फॉर्म में, पिघल के लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। आइस जब आइस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था, तब भी वो वाटर था। तब उसमें और भी कुछ था क्या? आइसक्रीम वाला गोला वाला मत सोच लिया, उसमें था, गोला वाला में था, बट नॉर्मल आइसक्रीम, नॉर्मल जो आइस रहता है पानी वाला, उसमें तो H2O है ना। बट खाली क्या हो चुका है? रेफ्रिजरेट हो चुका है। वो जब पिघल रहा है तो भी H2O ही है। केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ, तो किस कैटेगरी में जाएगा? नहीं, डायरेक्टली नहीं मत बोलो ऐसा। उसके बाद केमिकल में नहीं जाएगा। फिजिकल में जाने के लिए क्या हुआ? क्या शेप में चेंज हुआ? हाँ, शेप में चेंज तो हुआ। क्या स्टेट में चेंज हुआ? दोनों में हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए फिजिकल चेंज। समझ में आया कैसे फिजिकल? तो ये फिजिकल चेंज में आ गया। बर्निंग ऑफ कोल, सोच के बताओ। ठीक है, केमिकल केमिकल केमिकल, तुम ऐसा श्योर नहीं हो तुम? हाँ, ये केमिकल चेंज ही होगा। रीज़न, क्योंकि मेरे पास था पहले कोयला, कोयला होता है कार्बन। ठीक है, कार्बन को जब जलाएं तो किस में बदल गया? एक अलग चीज़ में बदल गया। उसका केमिकल कॉम्पोजिशन पूरा चेंज हो चुका और ऐश में बदल गया वो। बात समझ में आया? राख बन गया वो, है कि नहीं? तो किसमें किसमें इसका मतलब क्या हो गया? केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, इसलिए केमिकल चेंज में कहलाएगा। तुम बोलोगे सर फिजिकल चेंज भी है, ऑब्वियसली है, बट नहीं बोलना उसको फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब शेप में चेंज हुआ जलने के बाद, बट उसमें मत डाल देना कि फिजिकल केमिकल दोनों है। वैसा हर चीज़ लगभग हो जाएगा फिजिकल केमिकल दोनों, क्योंकि केमिकल चेंज जहाँ हुआ उसमें शेप साइज चेंज होगा ही होगा। इसलिए केमिकल चेंज फिजिकल चेंज दोनों नहीं बोलेंगे, एक बोलेंगे। नंबर थर्ड, बॉइलिंग ऑफ वाटर। फिजिकल चेंज, तुम लोग कुछ ऐसा ऐसा देख रहे हो कि तो ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है तो केमिकल में बदलाव आ रहा होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो खाली ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, जो हम बताए थे कभी क्लास में, जो वाटर बॉयल करते हैं ना, तो वो ऐसा ऐसा कुछ होता है, डांसिंग होता, डांस करता है ना वाटर, वो क्यों करता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट? ऑफ वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल्स है
वो ऐसे से ऐसे ही नॉर्मली घूम रहा था जो कि दिख नहीं रहा था, बट हम लोग इधर से आग दे रहे हैं उसको जो कि हीट एनर्जी है, तो सारा एटम्स लोगों को क्या मिल रहा है, हीट एनर्जी मिल रहा है। और उस हीट एनर्जी को संभाल नहीं पा रहा है, उसको बदल रहा है किस पे, काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा है। और काइनेटिक एनर्जी बदलने के लिए उसके पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी बदल रहा था वो, बट अब इतना मिल गया तो वो बहुत ज़्यादा ही स्पीड से इधर उधर घूम रहा है। इतना ज़्यादा से घूम रहा है कि वो जो पानी का सरफेस है उसमें तहलका मच जा रहा है। अब वही हम लोग को दिखता है कि हाँ अब बॉयल हो रहा है वाटर। बात समझ में आया, ये चीज़ होता है। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर इज़ अ फिजिकल चेंज। वो जो दिख रहा होता है वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो एक क्या हुआ है, टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ओके। कटिंग ऑफ अ वुड यही मिस्टेक यही सब वजह से तुम्हारा नंबर कम आ रहा है। थोड़ा देर पहले ही हुआ ये, डायरेक्टली आंसर क्यों बोल रहे हो, सोच क्यों नहीं रहे हो? सोच लो, हमने हमको नहीं पता, तुम सोच लो, बताओ क्या होगा, फिजिकल की केमिकल? कटिंग ऑफ वुड, वुड को काट रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं। अच्छा लकड़ी बोलना पड़ेगा हमको क्या? वुड क्या, वुड में क्या लगा तुमको? देखो खो गए थे ना, फिर से क्या हो गया, मतलब क्या ऐसा क्या लगा तुमको, बताओ क्या सोच रहे थे? ये समझ में आ गया पूरा? एक और एग्जांपल कोई भी तुम लोग बताओ, कुछ भी जो डे टू डे लाइफ में देख रहे हो उसको बताओ, हम बताएंगे फिर। डे टू डे लाइफ में कुछ भी ऐसा चेंजेस देख रहे हो तो बताओ, उसको लिखेंगे, फिर हम बताएंगे या फिर तुम लोग भी बताओगे फिजिकल है कि केमिकल। जिसमें डाउट हो रहा होगा कि ये क्या हो सकता है, ऐसा कुछ। हाँ, केमिकल चेंज है। जैसे तुम मान लो कच्चा गाजर लिए, उसको तुम हलवा बनाए, गाजर का हलवा बन गया, एक नया मटेरियल बना। देखो कोई भी चीज़ करने के बाद जो पिछला वाला चीज़ था वो कुछ अलग हो चुका अब, तो वो क्या है, केमिकल चेंज है। कंपोजिशन चेंज होने के बाद ये चीज़ चेक करना, कंपोजिशन में चेंज। देखो मान लो वाटर है, उसको तुम हीट दिए, वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो आप बोलोगे सर पहले तो वाटर था, अभी तो वेपर हो गया। आप बोले थे कुछ भी चीज़ जो पहले था वो अगर अलग कुछ हो गया तो वो केमिकल, तो ये भी केमिकल होना चाहिए। नहीं, पहला क्राइटेरिया वही रहेगा, केमिकल कंपोजिशन चेंज होना चाहिए, हो रहा है कि नहीं वो देखो पहले। अगर नहीं हो रहा है चेंज तब देखो कि पहले जो था अभी वही है कि नहीं, कि वो कुछ अलग हुआ है कि नहीं। ठीक है, केमिकल में भी वो देख लेना। जैसे कुकिंग में क्या हुआ है कि पहले मान लो कुछ भी सामान एक लिए, कुछ भी सामान यहाँ पे डाले हो, अब उसको कुक कर रहे हो, कुक करने के बाद उसमें केमिकल चेंजेस हुआ है कि नहीं, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ है कि नहीं। तो हाँ ऑब्वियसली हुआ है, कुछ कुछ चीज़ जो यहाँ पे था वो वाटर सोल्यूबल था जो वाटर में चला गया, कुछ कुछ ऐसा चीज़ था जो वॉलेटाइल था उस मटेरियल में जो कि उड़ गया, ख़त्म हो गया, उसका जो गुण था वो ख़त्म हो चुका, उड़ गया, उसका केमिकल कंपोजिशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। केमिकल कंपोजिशन चेंज होने के बाद वो जो मटेरियल देख रहे हो तुम क्या, कि जो पहले था जो हम लिए थे शुरू शुरू में वो अब नहीं रहा, उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसका टेम्परेचर, उसका हर चीज़ चेंज होते जा रहा है। इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। समझ में आया? इसके अलावा और कुछ बताओ। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, अच्छा, सिल्वर का टार्निश होने का मतलब क्या होता है? सिल्वर टार्निश का मतलब सिल्वर में जो ब्लैक कलर के कोट आ जाता है, अगर वो जर्मन सिल्वर नहीं है, मतलब नॉर्मल मतलब स्टरलाइज सिल्वर सिल्वर नहीं है, सस्ता सिल्वर है, नॉर्मल रॉ सिल्वर, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिक्स किया गया उसमें। ठीक है, तो नॉर्मल सिल्वर को अगर एक्सपो, जैसे मान लो ये सिल्वर होता, अगर ये नहीं है, ये आयरन है, ठीक है, अगर ये सिल्वर होता तो कुछ देर बाद, कुछ महीनों बाद ये ब्लैक कलर का एक कोट लेयर बन जाता है इसमें। वो क्यों? क्योंकि सिल्वर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, सिल्वर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। और हाँ बहुत लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए 2-3 महीने में होता है ना रिएक्शन, तुरंत कहाँ होता है। जैसे आज पहने पहने के चमक रहा था, छोड़े अरे ब्लैक हो गया, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है, लगता है टाइम, 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना बाद धीरे धीरे वो ब्लैकिश लेयर एक बैठता है। मतलब ये स्लो रिएक्शन है, काफ़ी स्लो, टाइम लग जा रहा है इतना। हाँ वो भी स्लो रिएक्शन ही है, वो आराम से होता है। आयरन जो रस्ट हो जाता है वो कैसे रस्ट होता है कि Fe रहता है, वो ऑक्सीजन के साथ और वो H2O के साथ, ये दोनों को मिला के बोलते हैं मॉइस्चर। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करता है तो Fe2O3 बनाता है जो कि रस्ट है, इंटू 10H2O जो भी लिखते हैं आगे, Fe2O3 ये रस्ट है। ये क्या होता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। बात समझ में आया? ये अगर केमिकल, ये केमिकल रिएक्शन है, बट ये तुरंत होता है क्या? नहीं, बहुत टाइम, 1-2 साल लग जाता है रस्ट होने में। कितना स्लो रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन है।
बात समझ में आया? वो भी अगर रॉ आयरन रहे तो जल्दी हो जाएगा, उसमें मिक्स रहता है तो भी बहुत स्लो होता है, बट हो जाता है। बट एजी में ऐसा नहीं होता है, एजी में लग जाता है बहुत साल, 10 साल 20 साल लग जाता है अगर उसमें कुछ भी मिलाया गया हो तो। जैसे क्रोमियम मिलाया जाता है, उसके बाद क्या, अब कुछ भी मटेरियल मिलाया जाता है, जैसे निकल मिला दिया गया एजी में, सिल्वर में, तो उसका फिर रुक जाता है ये जो प्रोसेस है ब्लैक होने का, ठीक है। बट अगर रॉ सिल्वर है तब होता है, 2-3 महीने में हो जाता है, और ये तुम्हारा ऑक्साइड ऑफ एजी बना देता है। ऑक्साइड ऑफ एजी क्या होता है? एजी, एजी ओ नहीं, वो पता करना पड़ेगा तुम लोगों को कि एजी का क्या होता है, ये वैलेंसी, उसके अकॉर्डिंग बात करना पड़ेगा क्रिस क्रॉस मेथड से। जैसे हमको एजी का मान लो याद नहीं है, एफी का याद है, तो एफी का क्या होता है, एफी का +3 होता है या +2 होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, -2। तो क्या हो जाएगा, एफी 2 और इधर O2, तो इसलिए क्या हो जाता है, FeO। बट इसमें जरूरी नहीं कि ऐसा हो, ठीक है, AgO भी हो सकता है, Ag2O3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वी नीड टू नो इट्स वैलेंसी फर्स्ट, देखना पड़ेगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसका फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, उसमें देखेंगे कि वैलेंस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना वो लूज कर सकता है। ये सब 9 में पढ़ चुके हो, बट तुम लोग कहाँ तक पढ़े हो, बस 20 तक पढ़े हो, एटॉमिक नंबर 20 तक। ये कुछ ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला है, तो इस पर भी दिमाग नहीं लगा रहे। हम लोग खाली इतना देख रहे हैं कि हाँ Ag था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, तो Ag का एक ऑक्साइड बनाया, ये अलग कंपाउंड था, ये अलग कंपाउंड था, दोनों का मिश्रण से एक अलग चीज बन गया। तो केमिकल कॉम्पोजिशन में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो क्या इसमें केमिकल रिएक्शन होगा, ये सी होगा कि पी होगा? सी, केमिकल चेंज। समझ आया? कोई भी चीज का कोरोजन हो या रस्टिंग हो, या फिर जैसे ये एफी वाला भी, एफी जो रस्ट खा जाता है, ये भी एक क्या है, केमिकल चेंज है। क्योंकि पहले तो आयरन था ना, अभी तो Fe2O3 बन गया ना, तो केमिकल कॉम्पोजिशन में इसका बदलाव आ गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। कोई भी चीज़, जैसे सड़ भी रहा है, रैंसिडिटी जिसको बोलते हैं, जैसे मान लो तुम ब्रेड रखे हो बट फ्रिज में रखना भूल गए, कुछ दिन के बाद वो सड़ उड़ गया पूरा, तो केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। चलो इसको भी लिख लो एग्जाम्पल्स में, ये सब बचपन में पढ़ चुके हो, बट फिर भी एक बार हम लोग और अच्छे से कर लिए, बहुत ज़रूरी था। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन का जो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसमें ये तो होगा ही तय है कि उसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हो रखा होगा, ठीक है। अब केमिकल चेंज सिर्फ होने से नहीं कहलाएगा कि केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल चेंज के साथ साथ ये सब क्राइटेरिया भी हो सकता है जो नीचे लिख रहे हैं। नंबर दूसरा, चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट में चेंज हुआ, देखो फर्स्ट क्राइटेरिया ये रहेगा ही रहेगा, ये मत बोलना कि सर सिर्फ स्टेट में चेंज हो रहा है, तो क्या केमिकल रिएक्शन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। केमिकल चेंज अगर हुआ है और केमिकल चेंज होने के बाद चेंज इन स्टेट हुआ है, तो उसको केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। मतलब ये वाला कंपलसरी है, इसका एडिशन में ये सब चीज़ हो सकता है और में, ठीक है, मतलब सॉरी एंड में, ये तो रहेगा ही, एंड में ये सारा चीज़ रहेगा, कोई एक इसमें से या फिर एक से ज़्यादा। केमिकल रिएक्शन होने के लिए, बार बार सुनो, केमिकल रिएक्शन होने के लिए ये चीज़ का होना बहुत ज़रूरी, ये चीज़ होना ही चाहिए। इसके अलावा इसमें से कोई एक चीज़ या एक से ज़्यादा चीज़ हो सकता है, ठीक है। उसमें से पहला क्राइटेरिया क्या है, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज, जैसे लिक्विड से सॉलिड बन गया तो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। अब फिर से हम एग्जांपल दे रहे हैं, वो था आइस था, पिघल के बन गया लिक्विड, वाटर बन गया, तो क्या उसको केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं? स्टेट में चेंज हुआ है, कह सकते हैं क्या? बोलो तुम्हारा आंसर क्या था? फिजिकल चेंज। क्या ये केमिकल रिएक्शन है, हम ये पूछ रहे थे, तुम हाँ बोल रहे थे, बट वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो पिघल के वाटर बन रहा है, स्टेट में चेंज तो हो रहा है, बट ये तो सेकेंडरी क्राइटेरिया है, इसको देखना ही नहीं है। पहले पहले किसको देखना है, ये हुआ है केमिकल चेंज हुआ है कि नहीं। केमिकल चेंज कब होता है? जब केमिकल कंपोजिशन में चेंज आए। क्या केमिकल कंपोजिशन में चेंज आया था? नहीं आया था, तो केमिकल चेंज हुआ ही नहीं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया था, जिसके बिना आगे बढ़ना ही नहीं था, इसको देखना ही नहीं था, वही तो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ ना, तो आगे देखना ही नहीं है हम लोग को। ये हो चुका, इट्स अ केमिकल चेंज ऑलरेडी। उसके बाद देखो कि स्टेट में भी चेंज है कि नहीं, तो हम लोग केमिकल रिएक्शन बोल सकते थे, बट वो मेल्टिंग ऑफ आइस नहीं चलेगा, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर नहीं चलेगा, रिएक्शन नहीं होता है वो सब। बात समझ में आया क्या? चलो ठीक है, ये सब का एग्जाम्पल हम देंगे।
इसके अलावा चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हम ले लिए फिर से पानी, थर्मोमीटर से चेक किए इस पानी का टेम्परेचर, ये टेम्परेचर निकला मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, इसको गर्म करने लगे, थोड़ा देर बाद ये बढ़ के 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, जब हम थर्मोमीटर से नापे टेम्परेचर में चेंज हो गया। क्या ये केमिकल रिएक्शन हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो देखना ही नहीं है, पहले पहले देखना है केमिकल चेंज हुआ है कि नहीं। इसे बार बार बता रहे ताकि दिमाग में घुसे सही से, क्योंकि सिर्फ ये देख के मत चेक करना, ठीक है। समझ में आ गया कि ये भी नहीं है केमिकल रिएक्शन, इट्स अ फिजिकल चेंज, ठीक है। नंबर थर्ड, चेंज इन 1 2 3 और 4, अच्छा यस यस, चेंज इन कलर, जब कलर में चेंज हो जाए तो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, बशर्ते केमिकल चेंज है तो, ठीक है। नंबर फिफ्थ, चेंज इन सब कुछ हो गया, स्टेट, हाँ चेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब पता है क्या? स्मेल, स्मेल में अगर चेंज आया, मान लो कुछ चीज़ को तुम केमिकल चेंज कर रहे हो और उसमें कुछ स्मेल में चेंज आ गया, प्लेजेंट स्मेल आने लगा या फिर पंजेंट स्मेल आने लगा। सब वर्ड बहुत धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे कि प्लेजेंट का मतलब क्या होता है, पंजेंट का मतलब क्या होता है, रॉटन स्मेल मतलब क्या होता है, ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ होगा केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ऑर्डर में चेंज, ऑर्डर मतलब स्मेल। नंबर 6, चेंज इन एनर्जीज, एनर्जीज में चेंज आया। जैसे मान लो पहले इस जिसमें केमिकल चेंज हो रहा है उसमें कुछ एनर्जी है, बाद में देखा गया केमिकल चेंज होने के बाद उसमें एनर्जी का कमी आ गया। कमी कैसे आएगा एनर्जी का? मतलब वही चीज़ फिर से टेम्परेचर में कमी आएगा, इसका मतलब हीट एनर्जी क्या हुआ है, कम हुआ है, मतलब एनर्जी डाउन हुआ है उसका। अगर टेम्परेचर बढ़ गया, इसको ये यहाँ पे था एक लिक्विड ये था, दोनों को मिला दिए तो ये गर्म होने लगा, पूरा बीकर जो है गर्म होने लगा, इसका मतलब टेम्परेचर राइज कर रहा है, इसका मतलब एनर्जी क्या हुआ है, राइज किया है। जैसे एक एग्जांपल लाइव देते हैं कि जैसे तुम लोग घर पे कभी पोछाड़ा करते हुए देखे हो? नहीं, घर पे तो नहीं देखे होगे, कोई भी जगह में जब अगर पोछाड़ा होता है, चूना वाला पोछाड़ा, एशियन पेंट्स वगैरह नहीं बात कर रहे हैं हम, चुन्ना का पोछाड़ा मंदिर वंदिर में होता है देखना जनरली, तो उसमें चुन्ना का ढेला लेके आया जाता है, एक बाल्टी में, लोहा का बाल्टी में रखा जाता है, ठीक है, उसमें पानी डाल दिया जाता है, नॉर्मल पानी, गर्म पानी नहीं, नॉर्मल टैप वाटर डाला जाता है। थोड़ी देर बाद वो पानी ऐसे बॉयल करने लगता है, और अगर उसको छुओगे, उस बाल्टी को छुओगे, गर्म पाओगे उसको, वेपर्स भी निकलता है और एक्चुअली में गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उससे हीट निकल रहा होता है। तो ये जो चूना लाए थे वो भी ठंडा था, जो पानी डाले वो भी नॉर्मल वाटर डाले, कहाँ से आया? तो वो रिएक्शन से आया, केमिकल कंपोजिशन में चेंज हुआ और हीट में बदलाव आया, मतलब एनर्जीज में चेंजेस हुआ, मतलब वो एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। मतलब चूना में अगर हम लोग पानी मिलाते हैं दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल चेंज तो है ही, केमिकल रिएक्शन भी है। बात समझ में आ रहा है? ओके, तो ये सब लिख लो केमिकल रिएक्शन का क्राइटेरियाज। आगे कुछ कुछ और हो सकता है, 80 से लिख लो। अच्छा एक और ले लो 7, फॉर्मिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को सस्ता में मतलब शॉर्ट में पीपीटी भी बोलते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब पता है क्या तुम लोगों को? सही, ठीक है, लगभग पता है। कि मान लो कोई एक लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है और उसमें ऐसा कुछ पार्टिकल है जो कि बहुत छोटा 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 दिख रहा है पूरे लिक्विड में, ठीक है, जो कि फॉर्म हो गया ऐसा, उसको बोलते हैं, यही वाला है प्रेसिपिटेशन। कि थोड़ा थोड़ा दिन बाद अगर रख दिया जाए, सेटल डाउन कर दिया जाए और उसको बिना हिला डुलाया जाए, थोड़ा देर बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये नीचे आते जाएगा, नीचे आते जाएगा और थोड़ी देर बाद ऐसा सेटल हो जाएगा यहाँ पे सारा, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। समझ में आ गया? मतलब ज़्यादा लार्ज चंक्स जो कि सॉलिड हो, जो दिख रहा हो नेकेड आई से कि सॉलिड है, जो कि एग्जैक्टली होमोजीनियसली इसके साथ घुला ना हो, ठीक है। जैसे मान लो कंकड़ डाल दिए बहुत सारा, तो कंकड़ नहीं घुलेगा। अब कंकड़ तो बहुत बड़ा पार्टिकल है ना, उसी का अगर छोटा वर्जन हो और वो अगर इसमें रहे, घूम रहा हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग पीपीटी। बट पीपीटी को ऊपर से नहीं डाला जाता, वो रिएक्शन के बाद तैयार होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। एक होता है कॉलोइडल सस्पेंशन, सब करते हो तुम लोग, बाद में करते हैं, 9 वाला चीज़। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है दोनों?
हम्म, अच्छा ओके। थर्मल का मतलब, ये जहाँ यहाँ की वर्ड है थर्मिक, यहाँ पे थर्मल का मतलब होता है हीट, ये याद रखना पहली बात, ठीक है। एक्सो का मतलब होता है, एक्सो का मतलब क्या होता है, निकलना, ठीक है। एक्सो का मतलब होता है निकलना, और एंडो का मतलब होता है किसी चीज में घुसना, एंट्री लेना, एंडो एंट्री, घुसना। बात समझ में आया। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, कुछ ए प्लस बी, ये सी बन रहा है, तो जब रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट बन रहा है और बनने के साथ साथ कुछ हीट भी रिलीज हो रहा है, ठीक है, ये कोई हीट है, कोई एनर्जी है, हीट के फॉर्म में ही निकलता है जनरली, हीट और लाइट के फॉर्म में एनर्जी निकलता है रिएक्शन में। तो अगर हीट निकल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई रिएक्शन, कोई यहाँ पर रिएक्टेंट्स लोग हैं, रिएक्शन हो रहा है किसी दोनों का, बट ये हो नहीं पा रहा है रिएक्शन, ऐसा रख दिया गया आपस में ऐसे ही बिना रिएक्शन का बैठा हुआ है वो लोग, तो लोगों को जबरदस्ती हीट दे दिया जाता है, उसके बाद तब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसको हीट देना पड़ जाए रिएक्शन होने के लिए, बात समझ में आया, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट निकला क्या, नहीं, इसमें हीट देना पड़ा, उस हीट का यूज हुआ। बात समझ में आया क्या। एक चीज है, वर्ड सुनना, एक है स्पॉन्टेनियस, एक वर्ड है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप कोई भी चीज होना, अपने आप, ठीक, अपने आप होना, समझ में आ रहा है। इसके अलावा एक और वर्ड सुनना, स्टेबिलिटी, या फिर स्टेबल होना कोई भी चीज। स्टेबल का वर्ड तो सुना हुआ पहले से, स्टेबल, कोई भी स्टेबल चीज अगर है ऑलरेडी, जैसे मान लो नाइट्रोजन ले लिए हम, नाइट्रोजन स्टेबल है, बहुत स्टेबल। नाइट्रोजन का गैस को डाला जाता है लेस का पैकेट में, ताकि लेस का जो चिप्स है वो कुरकुरा रहे, वो कुरकुरे रहे नहीं, कुरकुरा रहे, मतलब क्रिस्पी रहे। क्योंकि वो जो चिप्स है अगर तुम बाहर रख दोगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके उसमें अंदर मॉइस्चर आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, उसका क्रिस्पीनेस खत्म हो जाएगा। तो उस पैकेट के अंदर जानबूझ के ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस इतना स्टेबल है कि वो लेस के चिप्स के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, इसलिए लेस सालों साल अगर उस पैकेट के अंदर है तो क्रिस्पीनेस उसका मेंटेन रहेगा। बात समझ में आ रहा है। नाइट्रोजन गैस क्यों रखा जाता है, कि कोई पूछे वाई ओनली नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इनसाइड लेस पैकेट, रीजन इट इज हाईली स्टेबल, ये हाईली स्टेबल है। सो व्हाट, स्टेबल है तो क्या, इट डजंट रिएक्ट विद द लेस चिप्स या विद द चिप्स ऑफ द लेस पैकेट, ठीक है, समझ में आ गया। ऑक्सीजन ले लेते हैं यहाँ पे, O2, ऑक्सीजन गैस, ये भी अपने आप में क्या है, स्टेबल है, उतना भी स्टेबल नहीं है बट है, ठीक है। ये स्टेबल नहीं है, मान के चलो ये कम स्टेबल है, बट ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अगर ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो क्या नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना चाहेगा, नहीं करना, ये तो करना चाहेगा कि कोई मिल जाए हम रिएक्ट कर ले, ऑक्सीजन ये चाहेगा क्योंकि ये कम स्टेबल है, ये खोजेगा किसी को, जैसे इसको कार्बन मिल जाए कहीं, ऑक्सीजन को कार्बन मिल जाए तुरंत बना लेगा क्या, CO2। कार्बन को भी चाहिए, ये भी, इसको भी चाहिए कि कोई मिल जाए हम रिएक्शन कर ले, क्योंकि ये भी अनस्टेबल है, ठीक है, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, दोनों चाह रहा है एक दूसरे से, ऐसे इन्वायरमेंट में घूम रहा है, अरे कार्बन, अरे ऑक्सीजन, रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऐसा कुछ हुआ। बट यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ये एटीट्यूड में चलता है अपना, ये अपने आप में क्या है, स्टेबल है, ये नाइट्रोजन घूम रहा है बस राजा जैसा, ऑक्सीजन बोल रहा है रिएक्शन करेगा क्या, ये बोल रहा है हम ऐसे ही घूमेंगे। अब इसको रिएक्शन हमको जबरदस्ती करवाना है, क्या करेंगे, इसके एटीट्यूड को तोड़ना पड़ेगा। क्या एटीट्यूड है इसके पास, कि इसका जो आपस में बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड, वो बड़ा तगड़ा है, आपस का बॉन्ड उसका तगड़ा है, इतना तगड़ा कि दूसरे के साथ रिएक्शन करना चाहता नहीं है। बात समझ में आ रहा है। इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, इसके घमंड को तोड़ने के लिए क्या देना पड़ेगा, आउटसाइड एनर्जी देना पड़ेगा। बात समझ में आया। जैसे ही आउटसाइड एनर्जी दोगे, इसमें कुछ एनर्जी मान लो 300 केल्विन का एनर्जी दे रहे हैं, 300 कैलोरी का एनर्जी दे रहे हैं, तब ये इसका बॉन्ड टूट जा रहा है और ये बना दे रहा है NO, मतलब इसका टूटा घमंड, ठीक, ये नाइट्रोजन, इसका दो नाइट्रोजन अलग अलग हो गया, अब ये बेचारा तिल मिला गया, अब बोल रहा हाँ रिएक्शन कर लेते हैं, ये बोला है चलो अब करते हैं, तो NO ये बन गया। तो यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन हुआ, एंडो कि एक्सो, एंडो। एंडो कब होता है, जब कोई स्टेबल कंपाउंड या स्टेबल एलिमेंट हो, जो रिएक्शन करना स्पॉन्टेनियसली नहीं चाह रहा हो, अपने आप नहीं चाह रहा हो। बात समझ में आ रहा है क्या। ऐसा कोई एलिमेंट या कंपाउंड, तुम लोग को पहले एलिमेंट कंपाउंड में दिक्कत है ना, एलिमेंट कंपाउंड में कंफ्यूजन होगा पक्का, है ना नहीं है। तो मान लो ऑक्सीजन गैस है, O2 कहाँ गया,
ये एलिमेंट है कि कंपाउंड है? हाँ, एलिमेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन सेम सेम एटम है। जब मॉलिक्यूल हो और सेम सेम एटम्स का मॉलिक्यूल हो तो उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। और अगर मॉलिक्यूल हो बट उस मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम्स है तो वो क्या बन जाएगा? कंपाउंड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो अलग अलग एटम पाया गया, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, तो ये कंपाउंड बन गया। ऑक्सीजन भी एक मॉलिक्यूल है बट इसमें दो जो एटम मिला, ऑक्सीजन, दूसरा भी क्या है? ऑक्सीजन ही है, तो ये एलिमेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? तो एलिमेंट याद रखना, कंपाउंड इज ऑलवेज अ मॉलिक्यूल। कंपाउंड हमेशा क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स होता है। कौन? कंपाउंड। बार बार सुनो, कंपाउंड क्या होता है? हमेशा मॉलिक्यूल्स ही होता है और दो अलग अलग एटम का बना हुआ मॉलिक्यूल्स होता है। कौन? कंपाउंड। ठीक है। एलिमेंट क्या होता है? तो एलिमेंट कंपाउंड भी हो सकता है, सॉरी एलिमेंट मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एलिमेंट एक सिंगल एटम भी हो सकता है। जैसे ऑक्सीजन गैस O2 एक एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट है क्योंकि सेम सेम एटम मिलके ये मॉलिक्यूल बना है। अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन बोलते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन एटम लेते हैं, तो ये एटम है, क्या इसको भी एलिमेंट बोल सकते हैं? तो हम बोलेंगे हाँ बोल सकते हैं। एलिमेंट कैन बी अ मॉलिक्यूल एज वेल एज अ सिंगल एटम, ठीक है, बट कंपाउंड कैन ओनली बी अ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एटम्स। क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है, फिर से सुनो ये जो बता रहे थे अभी, कि अगर कोई स्टेबल एलिमेंट है या स्टेबल कंपाउंड है जो स्पॉन्टेनियसली अपने आप रिएक्ट ना करना चाह रहा हो, तो उसको अगर रिएक्शन करवाना है तब हम लोग उसको हीट देते हैं, उसी केस में एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? बट अगर यही है कार्बन और ऑक्सीजन, ये लोग भी ऐसे ही दिख रहा है, देखो N2 + O2 NO बन गया, C + O2 CO2 बन गया, दोनों सेम सेम जैसा लग रहा है। बट यहाँ पे केस अलग है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करना चाहता है अपने आप, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये। समझ में आ रहा है? वर्ड बार बार बोल रहा है इसीलिए पहले बता दिए थे, स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब इसमें अलग से कुछ हमको काम करने का जरूरत नहीं है कि ऐसा जबरदस्ती डांटना नहीं पड़ेगा, कार्बन ऑक्सीजन जल्दी रिएक्ट करो, ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा, वो लोग कर लेगा। बट ये लोग को डांटना पड़ रहा है, डांटने का मतलब यहाँ से हीट देने का, हीट देके ये लोग एक तरह से क्या कर रहे हैं, हम डांट रहे हैं कि जल्दी रिएक्ट करो। बट यहाँ पे अपने आप रिएक्ट कर ले रहा है, तो जो अपने आप रिएक्ट करता है वो जनरली हीट रिलीज करता है साथ में, यहाँ पे हीट रिलीज होगा, मतलब ये क्या बन जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन, अगर उसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट हो या कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है, जो अपने आप में स्टेबल हो, जो रिएक्ट नहीं करना चाह रहा हो, ठीक है, अगर रिएक्ट नहीं करना चाह रहा हो इसका मतलब स्टेबल हो, इसमें उसमें क्या देना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा, और वो जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? अगर कोई एलिमेंट या कंपाउंड स्टेबल नहीं है और वो स्पॉन्टेनियसली कोई और प्रोडक्ट बना दे रहा है रिएक्शन के बाद, तो वो जनरली हीट क्या करेगा? रिलीज करेगा, और वो क्या बन जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, समझ में आ गया? लिख लो इसको, कैसे लिखना है वो देखो। इफ हीट इज रिलीज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, और यहाँ पे इफ हीट इज गेन्ड या फिर गिवन इन अ केमिकल रिएक्शन। एक बार लगे हाथ इसको कर लेना, ये N2 + O2 NO दे रहा है ना, ये बैलेंस नहीं है, वैसे बैलेंस तुम लोग कर लेना, बताना कितना आएगा NO के बाहर, या फिर इसके बाहर, या फिर इसके बाहर। गिव मी द मोल्स। यहाँ पे क्या होगा? O2 के बाहर क्या होगा? NO के बगल में 2 होगा, और कहीं पे कुछ चेंजेस नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। N2 दो गो है, यहाँ पे भी दो N हो गया, ऑक्सीजन दो गो है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया। फिर वो करने आ गया, ये सब चीज़ सब करते रहना बीच बीच में, रट जाते हैं कि रिलीज हुआ तो एक्सोथर्मिक, हीट देना पड़ा तो एंडोथर्मिक। एक रिएक्शन नॉर्मली अगर हम लिख देते हैं तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, इसमें हुआ क्या एक्चुअली। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, देखो CaCO3 है, ये हो गया CaO + CO2, ठीक है, हाँ, इसमें क्या करना? हीट देना पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। ये समझ में आया क्यों हुआ एंडोथर्मिक? और तुम लोग को पता कैसे लगे हीट देना पड़ेगा?
क्योंकि पता है रटा हुआ है, ऐसा करके सिंबल देते थे यहाँ पे, एक तरह से देखो तो रटा हुआ है कि नहीं। ये CO3 ना एक्चुअली पाया जाता है धरती के अंदर, कोड़ के निकालते हैं इसको, ठीक है। तो जो धरती के अंदर है वो ऑब्वियसली स्टेबल फॉर्म में होगा ना। बात समझ में आ रहा है? सुनना ध्यान से, पढ़ाई कम करो, थोड़ा सुनो। जैसे मान लो आयरन है Fe, ठीक है, ये पहने जो हुए हैं, इसका जो मटेरियल है, क्या ये डायरेक्टली कोड़ने के बाद मिल जाता है? नहीं, नहीं मिलता है। आयरन क्या धरती के अंदर मिलता है? नहीं मिलता। आयरन का ओर मिलता है कि नहीं। आयरन ओर का नाम क्या होता है? आयरन ओर का मतलब पता है ना तुम लोग को? ओर का मतलब ऐसा कुछ भी मिनरल्स जिसके अंदर आयरन का कंटेंट, मतलब सॉरी, कोई भी मेटल का कंटेंट हो बट ज़्यादा मात्रा में ना हो, वो उसका ऑक्साइड फॉर्म में हो, उसका सल्फाइड फॉर्म में हो, उसका कार्बोनेट फॉर्म में हो, समझ में कम आ रहा हो, कोई बात नहीं, बोलना चाहिए। जैसे मान लो आयरन है Fe, ये शुद्ध आयरन है, एकदम प्योर आयरन, ठीक है। इसका इसमें आयरन का टुकड़ा में, इसमें अगर देखा गया तो आयरन के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। बट ये बनाया जाता है, मैन मेड है ये, भगवान नेचर आयरन नहीं बनाता। मिट्टी के अंदर क्या पाया जाता है? मिट्टी के अंदर यहाँ पे ऐसे ऐसे पत्थर ढेला जो भी हो, चट्टान, वो मिलता है Fe2O3 का, Fe3O4 का, FeO का, ये सब कोड़ के हम लोग निकालते हैं। यही सबको बोला जाता है क्या? आयरन का ओर है ये लोग, आयरन का ओर। ओर मतलब खनिज पदार्थ, अगर हिंदी पता हो तो, ठीक है। नहीं पता हो तो मिनरल्स है ये सब, मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब क्या होता है? तुम लोग सुने होंगे कि विथ एडेड मिनरल्स, बिस्लरी। मिनरल्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मिनरल्स? थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा सकते हैं ना कि थोड़ा सा दिक्कत नहीं हो। आते हैं वापस हम लोग एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में ही हैं हम। हाँ, तो मिनरल्स क्या होता है? जो डे टू डे लाइफ में तुम लोग, हमको लगता है अच्छा खासा यूज़ करते हो डेली का भाषा में, कन्वर्सेशन में, वो सब का मतलब जानो, नहीं तो फिर कैसे होगा कि मिनरल्स मिनरल्स बोलते तो हैं, उसका मतलब क्या होता है? नो नो, थोड़ा सा रुकिए। हाँ, मिनरल्स का मतलब नहीं पता ना? ट्राई करोगे उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल के? कर सकते हो। ओके, कुछ भी बोल सकते हो वैसे, सेम 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 बट डिफरेंट नहीं। तो मिनरल्स का मतलब जो माइंस करके, माइनिंग करके मिलता है। माइन का मतलब तो पता है, कोड़ के निकालना। तो सेम वही सही बात बोली है, जो धरती के अंदर हो, कितना साल से हो वो नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, 2-3 युग से हो सकता है, या कुछ महीनों पहले से हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। एनीथिंग विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग द अर्थ सरफेस इज नोन एज मिनरल। मिनरल का वर्ड नाम भी वही इसलिए पड़ा कि माइंस करके, माइनिंग करके मिलता है, तो मिनरल्स हो गया। बात समझ में आ गया? तो मिनरल्स हर चीज़ है, एसिड भी मिनरल है, जितना भी आयरन वगैरह मेटल वेटल जितना भी है सब मिनरल है, बहुत सारा पत्थर भी है तो मिनरल है। हम लोग का जो एडेड मिनरल रहता है उसमें क्या रहता है? मान लो एडेड मिनरल्स में है कैल्शियम, एडेड मिनरल्स में है मैग्नीशियम, उसमें आयंस भरा जाता है, किसमें? पानी में। क्यों? क्योंकि हम लोग का बॉडी मिनरल, हम लोग का बॉडी को मिनरल्स चाहिए। और हम लोग का बॉडी मिनरल्स कहाँ से लेता है? खाना से नहीं लेता है, खाना से तो विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ये सब लेता है। मिनरल्स कहाँ से लेता है? तो मिनरल लेता है या तो नमक से या तो पानी से। समझ में आ रहा है? तो वो मिनरल्स लिखा रहता है एडेड मिनरल्स। क्यों एडेड मिनरल्स लिखा जाता है? क्योंकि नॉर्मल जो टैप वाटर होता है ना, जो ऐसे हम लोग पंप से निकालते हैं टैप वाटर बोरिंग करके, वो तो अंदर से निकल रहा है ना, तो उसमें ऑलरेडी मिनरल एडेड है, बट उसमें गंदगी भी है, कोर्स पार्टिकल्स भी है, जो खाना किडनी के लिए खराब हो सकता है, जो पीना, सॉरी खाना बोल रहा बंगाली, पीना किडनी के लिए खराब हो सकता है, ठीक है। तो उसको क्या करता है बिस्लरी विस्लरी जैसे कंपनी, उसको डिमिनरलाइज करता है पहले तो, मतलब फिल्टर करता है। फिल्टर करते 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 इतना फिल्टर कर देता है कि उसमें जितना भी पोषक तत्व है, मतलब मिनरल्स है, वो निकल जाता है उससे बाहर। बात समझ में आ गया? तो वो इतना फिल्टर कर दिया कि वो एक नॉर्मल पानी रहा ही नहीं, वो डिस्टिल्ड वाटर जैसा बन गया। उसको पीना ना पीना बराबर। जैसे अगर हम लोग अगर जो बैटरी में पानी डालते हैं ना, वो है डिस्टिल्ड वाटर, वो मिनरल वाटर नहीं है। क्या है वो? उसमें सिर्फ H2O है, कुछ एडेड मिनरल्स है ही नहीं। हम लोग का शरीर वाटर नहीं चाहता, हम लोग शरीर वाटर के साथ मिनरल्स चाहता है।
तो अगर तुम 2-3 महीना 4 महीना तक वो वाला पानी पी कर रह गए, मतलब वो डिस्टिल वाटर जो बैटरी वाला पानी, तो क्या कुछ सेम रहेगा कि तबीयत खराब होने लगेगा? तबीयत खराब, बिगड़ने लगेगा, तुम्हारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ खराब होने लगेगा, डाइजेस्टिव इश्यूज आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि तुम पानी तो पी रहे हो, वो भी H2O, वो भी H2O, सिर्फ H2O से काम नहीं चलेगा, मिनरल से काम चलेगा। बट बिस्लरी तो उसको डिस्टिल वाटर बना देता है। तो लोग क्या करता है फिर पैकिंग में, जब पैक करता है तो उसमें अलग से बाहर बाहर से मिनरल्स को ऐड करता है। तो कि बड़ा काम किया कि छोटा काम है, नॉर्मल है वो, कोई बड़ा काम किया क्या वो मिनरल ऐड करके? वो तो हटा दिया था उस चीज़ को, उसको बस डाल दिया वापस। तो क्या उस चीज़ का वो मार्केटिंग करता है, इसमें हम लोग मिनरल्स डाले हैं? मिनरल्स नॉर्मल टैप वाटर में भी रहता है, कोई बड़ा काम नहीं हुआ है उसमें। जबकि जो टैप वाटर में जो मिनरल्स रहता है ना, वो नेचुरल फॉर्म में रहता है, और जो नेचुरल फॉर्म में मिनरल्स एडेड रहता है वो हम लोग के शरीर में अच्छा से ऑब्जॉर्व हो पाता है, और ना कि जो एडेड मिनरल्स जो बाहरी तरह से केमिकल प्रोसेस से या फिर कोई तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस से जो मिनरल्स ऐड किया गया है, वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, तो वो शरीर को एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है या होता भी नहीं। तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इज़ नॉट गुड। उससे अच्छा तुम अर्दन पॉट में रख लो, वो नेचुरल करेगा। फिल्टर करने के बाद उसमें और मिनरल्स ऐड हो जाएगा नेचुरल प्रोसेस से, और वो पानी पीना सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब तुम अगर टैप वाटर भी पी रहे हो ना, तो कंपैरेटिवली इट्स गुड देन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। भले कोर्स मटेरियल तुम पी रहे हो, बट अगर उसको हल्का सा नेचुरल प्रोसेस से छान पाओ, या हल्का सा बॉयल कर पाओ, या नॉर्मल जो कैंडल फिल्टर होता था पहले के ज़माने में, वो फिल्टर कर पाओ, वो बेस्ट होता है। वो क्या करता है, नेचुरली खाली जो कोर्स होता है, जो बालू टाइप का जो सब्सटेंस होता है, जो दिखता नहीं है नेकेड आई से, उसको हटा देता है। बाकी तुम्हारे पास मिनरल जैसा है वैसा ही रहता है, वो नेचुरली मिक्सचर मिनरल्स रहता है, वो शरीर के लिए ज़्यादा बेटर है। तुम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो कि जैसे एक महीना तुम नॉर्मल फिल्टर कैंडल फिल्टर से फिल्टर करके पानी पी रहे हो, और एक महीना तुम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पी रहे हो जिसमें एडेड मिनरल्स है। देखना सेहत तुम्हारा कब सही रहता है, ज़्यादा ज़्यादा तुम एक्टिव कब रह पा रहे हो, कम लेथार्जिक कब फील कर रहे हो। तो देखना जब तुम एडेड टैप वाटर पी रहे हो तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, तुमको फील होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि उसमें जो मिनरल्स एडेड है वो नेचुरली एडेड है, एंड एनीथिंग विच इज़ नेचुरल विल बी सुटेबल फॉर दिस नेचुरल बॉडी। बात समझ में आया? क्योंकि हम लोग का बॉडी नेचुरल है, वो नेचुरल चीज़ें इस तरह से डिज़ाइंड ही है कि वो उसी तरह चीज़ों को ऐड मतलब अपने आप एब्जॉर्व कर पाए। बट वो लोग क्या कर दे रहा है ना, केमिकली इतना ज़्यादा फिल्टर कर दे रहा है, इतना ज़्यादा सब कुछ हटा ही दे रहा है मेन चीज़, अब ऊपर से डाल रहा है। क्या मतलब है उस चीज़ का? वो क्या उससे इलेक्ट्रोलाइसिस से डालता है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी से पास करके, बहुत खतरनाक चीज़ है, मतलब वो सही नहीं है। ऐसा बात बराबर है, अगर केमिकली देखा जाए माइक्रोस्कोप से तो ये वाला और ये वाला सेम सेम दिखेगा, बट फिर भी अलग है, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, और ये वाला तुम्हारा एक फास्ट प्रोसेस है। बॉडी के लिए वो फॉरेन चीज़ हो जाता है। जैसे हम नॉर्मल चीज़ बता रहे हैं, जैसे मान लो फल खा रहे हैं हम लोग, एप्पल खा रहे हैं चबा के, ठीक है, और उसका जूस बना दिए, फिर पी रहे हैं, दोनों क्या सेम चीज़ है? नहीं है, जबकि केमिकल कॉम्पोजिशन विल बी सेम। एप्पल में जो पाया जाता था अभी भी वही पाया जा रहा है, बट उसको इतना क्रश किया गया, इतना फास्ट उससे जूस निकाला गया, वो सब उसको इफेक्ट किया थोड़ा बहुत भी, तो वो फिर शरीर में एब्जॉर्ब कम होता है। जैसे नॉर्मल खा रहे हो एप्पल, उससे बनाना खा रहे हो और बनाना शेक पी रहे हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। बनाना विल बी मोर हेल्पफुल फॉर योर बॉडी देन बनाना शेक। इस तरह से जैसे मान लो चाय जब बना रहे हो तो चीनी ऊपर से डाल रहे हो, सॉरी जब बना रहे हो तब डाल रहे हो, तो उसका मिठास, और एक बार ऊपर से चीनी डाल के ऐसे घोल दिए, वो वाला मिठास, दोनों में डिफरेंस समझ में आता होगा ना, कभी तो पिया होगा ऐसा। एक नॉर्मल बॉयल करके चीनी डाल दिया, कभी भूल गए तो ऊपर से डाल दिए, दोनों में दिक्कत होता है ना। या फिर नॉर्मल तुम लोग सब्जी बना रहे हो, सब कुछ मस्त बनाए, नमक डालना भूल गए, फिर सब जब सर्व कर रहे हो ऊपर से नमक डाल लिए, सेम आता है क्या टेस्ट? नहीं, बहुत डिफरेंस है। वही तरह से एडेड मिनरल्स वाला केस है, ऊपर से डाल रहा है नमक को, कोई फायदा नहीं। समझ आ रहा है? तो हम लोग क्या बक रहे थे वैसे, तो जो आयरन ओर हम लोग निकालते हैं, ये होता है मिनरल्स। ऐसा मिनरल्स, मिनरल्स का मतलब जो अंदर से निकाला जाए, ऐसा मिनरल्स जिसमें मेटल का संख्या हो, और वो ज़्यादा हो, मतलब 50% से भी ज़्यादा अगर हो मेटल का संख्या, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ओर। तो ओर इज़ व्हाट? और एक तरह का मिनरल ही होता है जिसमें मेटल होता है, बस समझ में आ गया? तो आयरन एक तरह का ओर के फॉर्म में मिलता है। और ओर किस किस फॉर्म में रहता है? ओर जो होता है, सिर्फ ओर का बारे में बात कर रहे हैं। ओर होता है ऑक्साइड्स के फॉर्म में, ऑक्साइड्स। और हो सकता है सल्फाइड्स के फॉर्म में, और हो सकता है कार्बोनेट्स का फॉर्म में, और हो सकता है नाइट्रेट्स का फॉर्म में।
ठीक है, कोई भी मेटल रहेगा, कोई भी मेटल रहेगा, उसके साथ तुम्हारा ऑक्सीजन रहेगा। जैसे मान लो Fe के साथ ऑक्सीजन है, Fe2O3, तो ये कौन सा ओर है? नाइट्रेट ओर है, कार्बोनेट ओर है, सल्फाइड ओर है कि ऑक्साइड है? ऑक्साइड। अगर ऐसा है मान लो H2S, ये एक और है, तो ये सल्फाइड ओर हो गया। CaCO3 एक भी और है, कार्बोनेट ओर है ये। NaNO3 एक और है, नाइट्रेट ओर है। तो धरती के अंदर जो ओर मिलता है या फिर जो भी मिलता है वो प्योर फॉर्म में कभी नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? प्योर फॉर्म में कभी नहीं मिलता। कैसा फॉर्म में मिलता है? ओर फॉर्म में मिलता है। किस चीज़ का ओर? ऑक्साइड का ओर, सल्फाइड का ओर, कार्बोनेट का ओर या तो नाइट्रेट का ओर के हिसाब से ही मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इलो का जब ओर फॉर्म होता है तब वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब धरती पे पड़ा रहेगा सालों साल, अंदर दबा रहेगा, तो स्टेबल होकर घूमे रहेगा कि अनस्टेबल होकर रहेगा? ऑब्वियसली स्टेबल होकर रहेगा, इसलिए स्टेबल फॉर्म में रहता है। बट जब इसको निकालते हैं कि एक चट्टान निकाले हम ये Fe3O4 का, ठीक है, बट हमको तो नहीं चाहिए ना ये, हमको क्या चाहिए? हमको प्योर आयरन चाहिए। तब हम लोग केमिकल प्रोसेस बहुत सारा रिएक्शंस वगैरह करते हैं उस Fe को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। वो ब्लास्ट फर्नेस वगैरह में करते हैं, ठीक है, स्टील प्लांट वगैरह में, फैक्ट्रीज बड़ा बड़ा बनता है, उससे आयरन निकाला जाता है। जब ये आयरन निकल के तैयार हुआ तो इसके बगल में ये आयरन का टुकड़ा है, इसके बगल में Fe3O4 है जो कि एक और था पहले, इससे ये बनाए। अभी दोनों में कंपेयर करेंगे, ज़्यादा स्टेबल कौन है? कौन है, पहला कि दूसरा? दूसरा। दूसरा तो स्पॉन्टेनियस था, अपने आप बना था। क्या ये अपने आप बना था? नहीं, इसको बनाया गया। बनाया गया मतलब स्टेबल नहीं था। अगर ये स्टेबल होता तो अपने आप धरती के अंदर Fe ही पाया जाता। सिंपल सिंपल कॉमन सेंस है एकदम। समझ में आ रहा है? तो ये स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल नहीं है तो स्टेबल रहेगा भी। अगर स्टेबल नहीं, अनस्टेबल है, और अगर अनस्टेबल है तो हमेशा रेडी रहेगा किस चीज़ के लिए? रिएक्शंस के लिए। और रिएक्शंस कर भी लेता है ऑक्सीजन के साथ और वापस क्या बना देता है? रस्ट कर देता है, जो कि फिर से क्या होता है? Fe3O4 का फॉर्म होता है एक तरह का। हालांकि बन नहीं पाता अपने जैसा, पुराना जैसा। इसको बनने का मन रहता है कि पहले ऐसा बन जाता कितना अच्छा था, पहले ही जिंदगी ठीक था। अभी क्या Fe बन के घूम रहे हैं, कहाँ है ऑक्सीजन? चलो रस्ट बन जाते हैं, और बन जाते हैं वापस। बस और की जगह में क्या बन जाता है? रस्ट बन जाता है, क्योंकि इसमें XH2O भी आ जाता है, तो अलग हो जाता है थोड़ा सा। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा चीज़, ठीक है। इसको लिखो मत, लिखना है क्या? मत लिखो, रहने दो, हम लिखाएंगे इस सब चीज़ को, रहने दो। होमवर्क में कुछ मत करो, होमवर्क में बस इसी को रिवाइज करो, ठीक है। जो बताएं अभी, जितना चीज़ बताएं उसको ऐसे हल्का सा बैठ के सोचना, फिर से दिमाग में रिप्ले करना, और रिप्ले करके फिर नोट्स करना। क्या मतलब? कुछ दिन और झेल लो होली तक। होली के बाद से होमवर्क इतना मिलेगा कि घर में बैठे बैठे बोलोगे सर थोड़ा सा आराम करने दीजिए।